नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। आज हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे की जिसको अंकों में देखा जाए तो 200 सालों में अंग्रेज भारत को जितना नहीं लूट पाए उतनी लूट ड्रग बाजार ने ब्रांडेड कंपनियों के मार्फत अभी तक भारत में कर ली है। ड्रग ब्रांडेड कंपनियां ड्रग बाजार से रोजाना 4 से 5 हजार करोड़ का मुनाफा कमाती हैं। हालात ये हैं कि देश में ब्रांडेड दवाइयां गरीबों की पहुंच से बाहर हैं और अनेक को अपना पूरा जीवन भर की कमाई एक बार बीमार होने पर लगानी पड़ जाती है और वो फिर से गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने जेनरिक ड्रग्स का एक नया फिनोमिना लाकर एक नया प्रयोग करके देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनरिक ड्रगों की बिक्री शुरू की है, लेकिन वे दुकानें शॉर्ट सप्लाई, ब्रांडेड कंपनियों के षड्यंत्र और तमाम तरह की चीजों से परेशान हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ब्रांडेड कंपनियों ने केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के नौकरशाहों को प्रभावित करके स्वयं जेनरिक दवाइयां बनाने के आदेश प्राप्त कर लिए हैं। इसके साथ उन्होंने जेनरिक दवाइयों की पहचान का कोई भी तरीका नहीं रखा है। इससे जब कोई मेडिकल स्टोर पर जब दवा खरीदता है तो अगर मेडिकल स्टोर वाला बता रहा है कि ये दवा जेनरिक है तो ही हम ये जान पाएंगे कि वो जेनरिक है, जबकि ब्रांडेड कंपनियां पूरे देश में ब्रांड नाम से मिलते जुलते जेनरिक उत्पाद बेच रहे हैं और इन जेनरिक उत्पादों की कीमत 10 पैसे से 2 रुपए तक होती है। इसके बावजूद उन पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100 से अनगिनत, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वहां तक वो रख देते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए राजस्थान में लगभग सभी जिलों में तैनात रहे ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर से रिटायर हुए सीबी गुप्ता जी पिछले 30 साल से हेल्थ की रिपोर्टिंग कर रहे सुनील चतुर्वेदी, ये प्रख्यात पत्रकार हैं। तो पहला सवाल गुप्ता साहब से, देश में जेनरिक दवाएं गरीबों को राहत दे रही हैं लेकिन उनकी पहचान का कोई तरीका नहीं है, इससे मेडिकल स्टोर्स और कंपनियों ने लूट मचा रखी है। क्या कहेंगे गुप्ता साहब इस पर? बिल्कुल सही है कि लूट तो मची हुई है, लेकिन किस स्तर पर? इसमें यही है कि कंपनियां जेनरिक वर्जन्स बनाती हैं, मार्केट में लॉन्च करती हैं, लेकिन उनकी एमआरपी 1,000 गुना से लेके कई हजार गुना तक ज्यादा होती है और उसमें मोटा मुनाफा जो है वो रिटेलर के पास आता है। कंपनियां जो है ना, ज्यादा मुनाफा वो नहीं कमाती हैं मुनाफा, बट उतना मुनाफा नहीं कमाती जितना एक रिटेलर कमाता है। तो ये लूट जो हो रही है ना, रिटेलर के स्तर पे हो रही है, कंपनियों के स्तर पे नहीं हो रही है, लेकिन सामंजस्य सभी का है। नहीं, यह सरकार का सवाल भी है है, गुप्ता साहब, मैं कंपनियों आपको बीच में टोकूंगा। हाँ जी जी। सवाल ये है कि ब्रांडेड कंपनियां जब कम मुनाफे पर जेनरिक दवाएं बनाकर बेच रही हैं तो वो इसकी पहचान के तरीके क्यों मिटा कर रख रही हैं? क्यों नहीं वो ऐसा कोई तरीका इजाद करती सरकार से बात करके, या सरकार उन पर दबाव डालकर कि मैं जब जाऊं दवा खरीदने तो मुझे पता लग जाए कि केमिस्ट मुझे जेनरिक दे रहा है या ब्रांडेड दे रहा है। अभी मेरे पास पहचान का कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये पूरी लूट ब्रांडेड कंपनियों की है और केमिस्टों को सिर्फ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं
वो मार्केटिंग, एक तो मार्केटिंग होता है उनका, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की जाती हैं। उसमें मार्जिन जो है दवाइयों का फिक्स है, करीब 20% मार्जिन वो रिटेलर्स को देती हैं। होलसेलर्स का मार्जिन फिक्स है, और उनका भी मार्जिन जो डीपीसीओ में है फिक्स है, कि आप इतना मार्कअप पे जो एमआरपी है उसकी उसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जो जेनरिक ड्रग्स है उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनकी जो है वो प्रमोशन है, प्रमोशन कर सकते हैं उसका। वो प्रमोशन नहीं होता है, वो कम्पिटिटिव मार्केट में ऑटोमेटिक सेल होती है। तो वहां जो है जिसमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा होलसेलर और रिटेलर को, वो उस कंपनी का उत्पाद बेचेगा। ऐसा नहीं है कि वो ये देखता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, वो अपना मुनाफा देखता है। और उस मुनाफे की वजह से इस पे कंपटीशन होता है, और कंपटीशन की वजह से सरकार भी उसको नियंत्रित नहीं करती है, क्योंकि सरकार को भी जो है ना, जैसे जन औषधि केंद्र से किसको कितना मुनाफा होता है, कंज्यूमर को कितना मुनाफा होता है, वो पब्लिसाइज करते हैं कि हम 90% सस्ती दे रहे हैं जन औषधि केंद्र पे। तो वो सरकार भी जो है अपनी वो टैगलाइन जो है ना खत्म नहीं करना चाहती है। इस वजह से जो है इम्प्लीमेंटेशन रूल्स का भी नहीं हो रहा है। कि कई जैसे था पहले, समित शर्मा जी, जो डॉक्टर समित शर्मा थे राजस्थान में, ये जेनेरिक ड्रग्स को प्रमोट करने के लिए एक तरह से वो थे। और उन्होंने भी कोशिश की थी कि इसमें जो मेडिकल स्टोर्स पे है रैक्स अलग से बना दी जाए, जिस पे लिख दिया जाए जेनेरिक ड्रग्स हैं इसमें। तो कंज्यूमर को पता लग जाए, जो परचेजर है, जो जब जाए मेडिकल स्टोर पे, तो उसको पता लग जाए कि ये मेरे को जहाँ से उठा के दे रहा है वो जेनेरिक ड्रग है, और ये हाई मार्जिन ड्रग है, और वो मेरे को प्रॉपर मार्जिन लेके ये दवाई दे रहा है। लेकिन जो है केमिस्ट एसोसिएशन और जो दूसरे लोग होते हैं जिनके अपने स्वार्थ होते हैं, वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहते। नहीं, लेकिन इसके 2018 में भी 2018 में भी जो ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी है, उसमें भी ये जो प्रपोजल्स आए थे कि हम किस तरह से जेनरिक ड्रग्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो जैसे जन औषधि केंद्र है, अब उनको जेनरिक ड्रग देनी है, प्रेस्क्रिप्शन आती है किसी भी तरह की जिसमें ब्रांडेड लिखा हुआ है, तो वो रूल्स में भी उन्होंने सब्सटीट्यूशन के लिए जो एजेंडा था वो डिस्कस किया था, बट वो भी जो रूल्स पर नहीं बन पाए। सेपरेट ड्रग्स के लिए भी उन्होंने डिस्कस किया था, जो लेबलिंग है उसके लिए भी डिस्कस किया था, लेकिन ये रूल्स नहीं बन पाए कभी भी। नहीं गुप्ता साहब, इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि ब्रांडेड कम जब जेनरिक दवाओं का कंसेप्ट भारत में लॉन्च किया गया, तब वो सिंगल फार्मूले वाली ड्रग्स होती थी। कॉम्बिनेशन पर दवा बनाने की इजाजत जेनरिक फॉर्म में नहीं थी। लेकिन ब्रांडेड कंपनियों ने कॉम्बिनेशन वाली दवाओं का एक आदेश प्राप्त करके और स्वयं वो इस बाजार में कूद पड़ी, ताकि वो अपने ब्रांडेड दवाओं के लूट बाजार को बरकरार रख सकें। इसके अलावा उन्होंने उस नियम को भी बदलवा दिया, जिसमें जेनरिक दवा की पहचान के तौर पर ब्रांडेड और जेनरिक दवा के कंटेंट प्रिंटिंग का पॉइंट साइज अलग अलग कर दिया गया था। ये दोनों जब हुए हैं तो ये हुए तो केंद्रीय ड्रग ऑर्गेनाइजेशन, केंद्र सरकार, रसायन उर्वरक मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने मिलकर ही किया। इसको षड्यंत्र के तौर पर क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? बिल्कुल षड्यंत्र के तौर पे भी देख सकते हैं, और वैसे भी वैसे षड्यंत्र के तौर पे ही देखा जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी पॉलिसी या कोई भी रूल्स जब अमेंड होते हैं और वो पब्लिक के इंटरेस्ट में बनाए जाते हैं, तो उनके इम्प्लीमेंटेशन में अगर कहीं गवर्नमेंट को वापस लेने पड़ते हैं या उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, तो ये दबाव ही होता है, मिनिस्ट्री पे दबाव ही होता है। तो ये षड्यंत्र भी माना जा सकता है। लेकिन कुल मिला के जो है ये चीजें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि किस तरह से क्या है जेनरिक मेडिसिन से जो पब्लिक को उचित मूल्य पे, कम मूल्य पे कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं पूरे कॉन्स्परेंसी को, जो जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं में डॉक्टर्स की भी मिली भगत है, ऐसा मानते हैं? जी। कैसे देखते हैं आप इसको? तो बाजी ये सही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर मिली भगत तो निश्चित रूप से है। लेकिन जहां तक जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों का सवाल है, तो एक जेनरिक दवाई होती है जो कि केवल उसके साल्ट नेम के आधार पर बनती है, उसमें कोई ब्रांड का कोई मतलब नहीं होता है। एक ब्रांडेड दवाई होती है
एक होती है जेनरिक ब्रांडेड, ये अलग इन्होंने कैटेगरी बना दी कि कोई ब्रांडेड कंपनी है जिसको जेनरिक बनाई दवाई बनाने का यदि कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो वो जेनरिक ब्रांडेड के नाम से आता है। और जैसा कि आपने कहा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के आधार पर इन तीनों मिनिस्ट्रियों ने और इन संस्थाओं ने ये तय किया कि भी इनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो वो जो डिफ्रेंशिएट करने का जो मामला है वो एक तरह से खटाई में चला गया, और वो बहुत ही मामूली ऐसा अंतर कर रखा है जिसको कि वाकई में आम जो ग्राहक है या उपभोक्ता है वो उसको पहचान नहीं कर पाता है। और वो केवल और केवल उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अपना फार्मासिस्ट जो हमें वो बताएगा कि भाई ये जेनरिक है और ये है, और या उसकी रेट में थोड़ा बहुत जो अंतर होता है उसकी वजह से उसको पता लगता है कि जेनरिक है। नहीं, तो मेरा डिफरेंस का मानना यह है कि आपने जो क्यों ना कहा इस, कि कुछ डिफरेंस हाँ, उन्होंने रखे हैं, वो डिफरेंस क्या है? फॉन्ट साइज का, फॉन्ट साइज के कुछ डिफरेंस इस तरह के बताए हैं कि जो फॉन्ट साइज जो उसकी होती है, जो पत्ते पे, जो दवाई के पत्ते पे जो प्रिंटेड जो होता है उनके डिटेल्स, उनके फॉन्ट साइज में कोई मामूली अंतर होता है, लेकिन वो मतलब उचित नहीं है, मतलब नहीं, योग्य लेकिन नहीं है कि वो लेकिन उसको सुनील जी, आसानी से समझा जा सके। मेरा सवाल इसमें ये है कि जो फॉन्ट साइज का जो नियम था वो 2018 में क्वेश कर दिया गया, उसको बदल दिया गया जी है। अब उनकी जी पहचान का कोई तरीका नहीं है। आप लगातार हेल्थ की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, देश के नामी ग्रामी डॉक्टर्स के संपर्क में रहे हैं, इस प्रचार पर तो रोक लग चुकी है कि जल्दी ठीक होना है तो ब्रांडेड दवाइयां लीजिए, लेकिन डॉक्टर्स कहलाते भगवान हैं, लेकिन शायद ड्रग माफिया के चंगुल में फंसकर वो राक्षसों में बदल गए हैं। क्यों? वो गरीबों को लाभ क्यों नहीं देना चाहते? उसका एकमात्र एक ही है कि कहीं ना कहीं लालच। भाई ड्रग माफिया के चंगुल में फंसने के पीछे भी लालच ही है। वो जब एक डॉक्टर आप कहें कि वो उस पर रोक लग गई है, लेकिन वो रोक इतनी सी लगी है कि आज आप सरकारी ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप और डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, तो वो आपको पर्ची उस पर बना के देगा, जेनेरिक नाम से बना के देगा। लेकिन जब आप डिस्पेंस या उनके घर पे दिखाते हैं या प्राइवेट स्थान पे दिखाते हैं, तो उसमें उनकी बाध्यता उस तरह की नहीं है, तो वो आपको वही ब्रांडेड कंपनी की दवाई बना के देगा। और ये भी एक फिनोमेना है कि आप चाहे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में दिखा लीजिए, किसी भी डॉक्टर को दिखा लीजिए, वो किसी न किसी रूप से उस पेशेंट को घर पे बुलाने के लिए लालायित रहता है कि ये पेशेंट मेरे को आज यहाँ दिखा गया, लेकिन मैं इसको घर पे देखूं। और किसी न किसी तरीके से, चाहे वो जांच की प्रिस्क्रिप्शन में जांच लिखने पे या दवाइयों को ब्रांडेड लिख करके और उसके कमीशन के आधार पर अपने लालच की पूर्ति करता है। लालच क्यों है उनके अंदर, ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो नहीं, ये तो लेकिन एक पूरे लेकिन कुएं में यहाँ जैसे भांग बोलने वाली बात। अकेले सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर नहीं, प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर भी इसमें बराबर के भागीदार हैं। खैर, हम डॉक्टर्स पर जाने की जगह गुप्ता साहब, हमें जी। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके, एक दवा कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके एक युवा ने बताया है कि कंपनियां जेनरिक दवाओं के प्रॉफिट को पचाने के लिए केंद्र सरकार के सामने ये प्ली रखती हैं कि वो रिसर्च में इस प्रॉफिट का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए जबरदस्त प्रॉफिट वो हासिल करती हैं। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में नए मॉलिक्यूल का इजाद, नए पेटेंट उंगलियों पर गिने जाने लायक ही स्वतंत्रता के बाद से रजिस्टर्ड हुए हैं। भारत में नए मॉलिक्यूल बनते नहीं हैं। इन हालात में, और इनकी जो लैब्स हैं, मैंने स्वयं हैदराबाद में एक इनकी लैब देखी है, डॉक्टर रेड्डीज की, उन लैब्स में कोई सुविधाएं रिसर्च की है नहीं। तो फिर केंद्र सरकार लैब्स का इंस्पेक्शन करा के और इनसे ये प्रॉफिट छीनती क्यों नहीं है? क्यों इनकी इस भ्रमजाल में फंसी हुई है कि हम रिसर्च करते हैं, वो ये पूछे कि भाई कितने मॉलिक्यूल और कितने पेटेंट आपने लिए हैं, बताएं। इसमें ज्यादातर यही देखने में आता है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनियां हैं, अगर आपकी बात को सही माने तो इसका मतलब यही है कि उनके प्रॉफिट्स के जो आंकड़े हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है। खर्च और प्रॉफिट्स, मतलब खर्चा जो दवाई के इजाद करने में आता है या बनाने में आता है, और जो सेल करते हैं उसके डिफरेंस को वो मैनिपुलेट करते हैं कहीं ना कहीं। तो जरूरत इस बात की भी है कि इन चीजों को कंट्रोल, मतलब देखा जाए,
जो कंपनी लेवल पे जो है ना, जो कंपनी अफेयर्स मिनिस्ट्री है या कोई दूसरी है, ईडी है, आजकल जो दूसरी जो एजेंसीज काम कर रही हैं, वो ये चीजें देखें जब भी इनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, उसका पूरा आकलन करके देखें कि ये प्रॉफिट्स को कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। जब तक इन चीजों की ऑडिट नहीं होगी, प्रॉपर ऑडिट एक सेक्शन नहीं बनाया जाएगा ऑडिट करने के लिए, तब तक अपन लोगों को ये पता नहीं लगेगा कि ये प्रॉफिट जा कहाँ रहा है। गुप्ता साहब, यहाँ सवाल ये है कि ये कंपनियां हर साल जब भी नए लाइसेंस लेने जाती हैं, नई दवाओं का इजाद के नाम पर पुराने फार्मूलों में कॉम्बिनेशन ड्रग बनाने की इजाजत है भारत में, इसलिए पैरासीटामोल के साथ कुछ और जोड़ दिया और उसके साथ कुछ और जोड़ दिया और हर साल नए ब्रांड लाती हैं। तब वो इस बात का एक शपथ पत्र देती है कि ये नया ब्रांड रिसर्च के आधार पर बनाया गया है। उस रिसर्च की विस्तृत रिपोर्ट मिनिस्ट्री में, मैं दिल्ली जब था तो केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय में मैंने कई बार कोशिश की कि उसकी कोई रिसर्च रिपोर्ट फाइलों में मिले, लेकिन फाइलों में रिसर्च रिपोर्ट नहीं होती। उनका सिर्फ एक शपथ पत्र मान सकते हैं या उनका अपना एक घोषणा पत्र है कि हमने 3 साल के रिसर्च के बाद ये किया है। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय क्यों नहीं कंपनियों को कंट्रोल कर रहा है? और हेल्थ मिनिस्ट्री जब भी उससे सवाल होते हैं तो वो ये कह देती है कि ये काम लाइसेंस देने का रसायन मंत्रालय का है। तो इन हालात में इसको देखेगा कौन? आप तो ड्रग डिपार्टमेंट से सीधे कनेक्ट रहे हैं, बताइए कौन देखेगा इसको? दरअसल क्या है कि ये दोनों मिनिस्ट्रीज का सामंजस्य नहीं है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जिसके अंडर में डीपीसीओ आता है, जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जिसके अंडर में आता है डीपीसीओ आता है। एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जिसके अंडर में सीडीएससी और डीसीजीआई आते हैं। तो होता क्या है कि ये मैनिपुलेटर्स जो हैं ये परमिशन ले आते हैं हर चीज की। एफडीसी बनाया किसी भी चीज का, जैसे कोलेस्ट्रीन है, कोलेस्ट्रीन के साथ में अभी रिसेंटली पता लगा कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी प्राइस डीपीसीओ में, तो उन्होंने उसका एक कॉम्बिनेशन का परमिशन ले लिया, कोलेस्ट्रीन विद ईबीडीटीए, और उसकी 5,000 से ज्यादा प्राइस रख दी। तो ये परमिशन देने वालों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को परमिशन नहीं दें, और परमिशन दे भी दी है तो प्राइस की मॉनिटरिंग करें, क्योंकि उनके अंडर में इनका इंस्पेक्शन होता है, उनके इंस्पेक्टर्स जाते हैं रेगुलरली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रमाइसेस हैं उनके इंस्पेक्शन के लिए। तो वहां पे वो अपना यही नहीं देखें कि इसने जीएमपी कंप्लाई कर रखा है कि नहीं कर रखा, वो उनकी प्राइसेस क्या चार्ज कर रहे हैं, प्रिंट क्या कर रहे हैं, उस चीज को भी देखे, और जो एनपीपीए नोटिफाई करती है प्राइसेस उसकी कंप्लायंस को मॉनिटर करें। अगर ये चीजें होने लगे कि वो परमिशन नहीं दें डीसीजीआई या स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर्स, और वो एनपीपीए जो है उसको जो है उसी में कंसीडर करे, अगर किसी एफडीसी के नाम से भी उसने ले लिया है तो पुरानी प्राइस में ही उसको कंसीडर करे, तो और इस तरह के वायलेशन को वो जो अपने स्तर पे देखे, तो मेरे ख्याल से ये परेशानियां बंद हो सकती हैं। अपनी शुभ्रा सिंह जी भी जो है पहले एनपीपीए में रह चुकी हैं, पर मुझे नहीं लगा कि कभी भी इन्होंने भी कोई ऐसे स्टेप्स लिए हों जो पब्लिक के हित में हो। नहीं, एनपीपीए का आपने जिक्र किया है, सुनील जी आप भी इस सवाल पर अपनी राय रखें। पहले गुप्ता साहब से पूछता हूं, एनपीपीए का जो जिक्र आपने किया है, तो एनपीपीए एक निश्चित बिक्री के बाद ही किसी दवा को प्राइस कंट्रोल में लेता है, ऐसा नियम मिनिस्ट्री ने बना रखा है। कंपनियों ने, जैसा मैंने अभी चर्चा की आपको, कि कंपनियों ने उस लेवल तक बिक्री को वो जाने नहीं देती और उसका नया कॉम्बिनेशन बाजार में उतार देती हैं और उसकी सप्लाई शॉर्ट कर देती हैं और बरसों तक उससे वो लूट मचाती रहती हैं। एनपीपीए को पता ही नहीं लगता कि कौन सी दवा लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। दरअसल एमपीपीए ने हर स्टेट में पीएमआरयू बना रखा है, एक सेल बना रखा है जो प्राइस मॉनिटरिंग के लिए है, उसका फंडिंग करते हैं ये, और उसके थ्रू डेटा इकट्ठा करते हैं। बट मैंने आरटीआई के थ्रू जब इंफॉर्मेशन मांगी एनपीपीए से, तो वहां से भी जो है कुछ स्टेट से जो है ना सही काम करती हैं, जिसमें गुजरात है, वो कुछ प्रोडक्ट्स के जब ओवर चार्जिंग के या देखते हैं मार्केट में तो वो एनपीपीए को भेजते हैं। फिर वहां एक प्रोसेस शुरू होता है कि कितना उसने बनाया, कितना चार्ज किया, कितना ओवर चार्जिंग की,
फिर वो उसको नोटिस देते हैं कि भाई आप इतना पैसा हमें जमा कराएं। तो ये चीजें एक लंबा प्रोसीजर बना रखा है उन्होंने। और अगर ये स्टेट्स के हाथ में दे दें, जैसे रेगुलेटर्स जो इंस्पेक्शन भी करते हैं फर्मों का, उन्हीं के हाथ में दे दें, तो मेरे ख्याल से ये इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं चले। वही लोग देख लें कि भाई कितना उसका ऊपर जो है ओवर चार्जिंग का अमाउंट बनता है, और वो एनपीपी को इंटीमेट कर दें, जिससे वो है जल्दी जल्दी मामला सुलझ जाए और उससे उसकी रिकवरी जल्दी हो सके। सुनील जी, आप क्या मानते हैं एनपीपीए और इसमें दवाओं के आने की जो प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया में देखो, मेरा मानना यह है कि जैसे गुप्ता जी कह रहे थे कि मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन वाला जो मामला है ना, वो प्रॉपर इनका चलता नहीं है। अरे ये इसी में नहीं, कहीं भी नहीं चलता। आजकल इसमें जो सिस्टम हो गया है कि उसके पीछे जहां 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 भी आपको शिकायत है, शिकायत नहीं भी है, मान्यता देने से लेकर के और उनकी प्रॉपर वो काम कर रही है या नहीं कर रही है एजेंसी, उनकी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं हो पाती। और होती केवल उन इंस्पेक्शन इसलिए होते हैं कि उनसे जो निश्चित राशि है वो ले ली जाए और वो अपना सर्टिफिकेट दे दिया जाए। फील्ड में जाकर के कोई इंस्पेक्शन जैसी चीजें जो हैं वो बहुत कम परसेंट में, मैं समझता हूँ गुप्ता जी इसको ज्यादा समझते होंगे। नहीं, बिल्कुल लेकिन सही तो बात। एनपीपीए में रूल्स रेगुलेशन, एनपीपीए में दवाओं के शामिल होने की जो प्रक्रिया है, उसमें जिस तरह का झोल ब्रांडेड कंपनियों और दवा बाजार ने या दवा निर्माण बाजार ने या बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जो बना रखा है कि सेल का वो आंकड़ा मुझे अभी परफेक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद 4 साल पहले तक 300 करोड़ सालाना की सेल जरूरी बताई जाती थी, जिससे एनपीपीए 300 करोड़ से ऊपर जाते ही उसको अपनी प्राइस लिस्ट में शामिल कर लेता है। अब हो सकता है कि अमेंडमेंट होके कुछ ज्यादा हो गया हो या कम हो गया हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उन हालात में कंपनियां उस आंकड़े तक पहुंचने ही नहीं दे रही हैं बिक्री को, और गरीब लुटते रहते हैं। सवाल यह है कि ये बहुत माइन्यूटली एक उस तरह का षड्यंत्र है जिस पर देश का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसकी भी नजर नहीं जा पा रही है। तो उस हालात में बिक्री के जो आंकड़ों में हेर फेर है, इसको कैसे रोका जाए? दरअसल मैं जवाब देता हूँ सर। सर। इसमें क्या है कि जो बिक्री के आंकड़े हैं, वो अगर ये एक सिस्टम बना लेना कि बिल जो जनरेट होगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके लास्ट पॉइंट तक का एक पोर्टल बना लें, बिल भी जनरेट उसी से होगा, और मैन्युफैक्चरिंग में जो जितना उसने प्रोडक्ट बनाया वो उसमें एंटर कर दे कि उसकी कॉस्ट क्या आई है, सेकंड बिलिंग में क्या आएगी क्या नहीं आएगी, तीसरे में क्या आएगी। तो उससे क्या है कि मार्जिन भी किसको कितना जा रहा है पता लग जाएगा उस पोर्टल से। एक पोर्टल लॉन्च करने की जरूरत है कुल मिला के। और अगर परमिशन भी मिल गई है किसी को गलत, और उसमें वो कॉम्बिनेशन वो डालेगा, तो उसका रेड आ जाएगा उसमें कि ये परमिशन ये गलत है, इसकी प्राइस नोटिफाई हो चुकी है, इसकी इतनी प्राइस है, और उसमें वो रेड में दिखा देगा। जैसे वार्निंग अपने कंप्यूटर में दिखाते हैं उस तरह से वो दिखा देगा। तो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की जरूरत है। बट सरकार क्यों नहीं करना चाहेगी? क्योंकि ये पब्लिक को जो ये चीजें बता रहे हैं आज की तारीख में कि हम 2000 जेनरिक ड्रग स्टोर्स, जनौषधि स्टोर्स खोलेंगे पैक्स के माध्यम से। तो पैक्स का बनाया है इन्होंने, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, गांव में जो है वो लाइसेंस जनौषधि के नाम से। और पब्लिक को 90% जो है सस्ती दवाइयां देंगे। तो ये 90% वाला जो है वो चीज खत्म हो जाती है। फिर सरकार के पास में कोई मुद्दा नहीं रहता पब्लिक को गुमराह करने के लिए। अगर उसको प्राइस टू प्राइस दे देंगे तो पब्लिक सरकार के पास में कोई मुद्दा नहीं है। तो ये सरकार नहीं चाहती है। और सरकार अगर कंट्रोल करना चाहे तो क्यों नहीं कंट्रोल हो सकता कि उसकी एमआरपी जो है, अगर आपका इतना मार्जिन है और इसके बाद में इतनी एमआरपी होगी, तो वो अपने आप ही उसके ऊपर प्रिंट करेगा। और क्योंकि टैक्स भी देना पड़ता है उसको, जीएसटी देना पड़ता है, आईएसटी देना पड़ता है। तो अगर एमआरपी ज्यादा प्रिंटेड है तो जीएसटी आईएसटी किस तरह से लेते हैं ये सरकार ही जानती है। यानी आपका कहना यह है कि अगर जीएसटी और सीजीएसटी ऑफिसर्स जी इस पर ध्यान, और इनकम टैक्स ध्यान देना शुरू कर बिल्कुल। दे, तो ये लूट बंद हो तो सकती है। बिल्कुल बंद हो सकता है, और एक पोर्टल लॉन्च करने की जरूरत है सरकार को। जब जीएसटी आईएसटी इन सब के लिए पोर्टल लॉन्च कर रखा है, इनकम टैक्स के लिए, तो इसके लिए भी टोटली डेडिकेटेड एक पोर्टल लॉन्च कर दें। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल प्रॉब्लम जो है कतई खत्म हो जाएगी। सुनील जी, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल गुप्ता जी का सुझाव जो है बहुत ही सराहनीय और बहुत ही पावरफुल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह का ड्रग माफिया है देश में, जो प्रभावी ड्रग माफिया है, उसके आगे न तो सरकार तो खुद जैसे बता रहे हैं कि वो चाहती नहीं है, और यदि चाहेगी भी तो ड्रग माफिया क्या इसका सहमत हो जाएगा?
ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। ये जो यक्ष प्रश्न है, सरकार के आगे कोई यक्ष प्रश्न नहीं होता। सरकार सर्वशक्तिशाली है। उससे ज्यादा शक्तिशाली इस पृथ्वी पर किसी भी देश की सरकार से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। उन हालात में ये हमें मानना ही पड़ेगा कि सरकार और उसे चलाने वाले नेता हमें गुमराह कर रहे हैं और वो स्वयं नहीं चाहते। बाकी सरकार का सिस्टम जब चाहे तब कर सकता है। इसको बताएं। इस बारे में मैं सुभाष एक जी, एग्जांपल देना चाहूंगा। हाँ सर, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जी कि इनकी मंशा थी 2019 में कि जी, हम एंटी कैंसर ड्रग्स की प्राइसेस को कम करें, ओके और उन्होंने 42 एंटी कैंसर ड्रग्स की प्राइसेस को कम किया, ओके, जबकि ये पावर में नहीं था एनपीपीए के। हाँ, बट इन्होंने एक ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन स्कीम लॉन्च की, और ड्रग्स की जो 42 ड्रग्स थी एंटी कैंसर, क्योंकि इनका डेडिकेशन था सरकार का कि हमें कम करनी है, पब्लिक को रिलीफ देना है, तो इन्होंने कम किया उस चीज को। और वो 42 दवाइयों की वजह से ये बताते हैं कि हमारे करीब, जो सरकार बताती है कि करीब 500 कुछ जो ब्रांड हैं उसकी प्राइसेस कम हुई, 500 कुछ ब्रांड्स की प्राइसेस कम हुई। तो सरकार की मंशा है टोटली, अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। एक पोर्टल लॉन्च करने की जरूरत है और सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। गुप्ता सुनील जी, आप क्या कह रहे थे? नहीं ये सही है, जैसे ये बता रहे हैं कि ये कैंसर रोधी दवाओं की कीमत भी कम करी थी, कुछ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दवाइयां भी कम करी थी, और भी दूसरी बीमारियों में काम आने वाली दवाइयों की प्राइजेस कम हुई थी। लेकिन गुप्ता जी मेरे को ये बताएं थोड़ा सा कि क्या ये दवाई की जो प्राइस कम हुई थी वो एक लिमिटेड टाइम के लिए थी या नहीं, परमानेंट थी? क्योंकि परमानेंट थी। कई जगह ये देखा गया कई जगह ये देखा गया कि कुछ दिनों के लिए तो वो कम हुई, उसके बाद में वापस उसमें आ गई। दरअसल क्या है कि इनको एनुअल जो है, अगर किसी कंडीशन में 10% मार्जिन इंक्रीज करने का अधिकार है मैन्युफैक्चरर्स को। जो नोटिफाइड प्राइस है उस पर 10% इंक्रीज करने का, लेकिन जो नोटिफाइड है ना सीलिंग प्राइस, वो तो उसी पे बेचेगा। अगर कोई ऐसा सरकमस्टांस आ जाए कि जब एपीआई की कीमत बढ़ जाती है या कोई और खर्चे बढ़ जाते हैं, तब वो 10% बढ़ा सकता है उसकी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है। और एनपीपीए ने जबकि जो नोटिफाई कर दिया। कीमत उस पर 25 से 35 40% तक कम हुई थी, हाँ जो आप बता रहे हैं उसके जी, तहत। हाँ हाँ हाँ। लेकिन सभी के अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है ना, तो इस एनपीपीए ने एक अपना जो है ना रिड्रेसल सिस्टम भी बना रखा है, उस पर कंप्लेंट भी डाल सकते हैं अपन। परचेज जो है, जी अगर कई बार मैं भी इस मैं काम करता हूँ कि अगर कोई मेरे को भी कंप्लेंट करना चाहे या अपनी बात बताना चाहे या मेरे से वेरीफाई करना चाहे, कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। जी वो आके ऐसे ही कह सकता है कि साहब ये देखो मेरे को जो मैं परचेज करके लाया हूँ, क्या ये आपकी एनपीपीए ने जो नोटिफाई कर रखी है उसके मुताबिक है प्राइस, या नहीं है, या ज्यादा है। तो मैं उसको, उसकी कंप्लेंट को जो है ना एनपीपीए की वेबसाइट पे डाल दूंगा और उस पर एक्शन होगा फिर। जी, एनपीपीए क्योंकि की वेबसाइट का एनपीपीए नाम के एक बार नोटिफिकेशन का तो हर आदमी को नहीं पता होता। हाँ सुनील नहीं, जी। हाँ, बोलिए मैं सुभाष जी बताऊं बोलिए। आपको, मैं हर नोटिफिकेशन जो है ना इसका वो करता हूँ, ट्रैक करता हूँ, और मेरी वेबसाइट जो है उस पर हर नोटिफिकेशन डालता हूँ मैं। और हम न्यूज भी देते हैं पब्लिक के लिए कि इन प्राइस जो है, मैं लिंक्डइन पे, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो मैं जब भी प्राइजेस कम होती हैं लिंक्डइन पे डालता हूँ। तो उससे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो लोग रेगुलेटरी साइड के हैं, वो उस चीज को देख के तुरंत इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है उसका। लेकिन जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो मैन्युफैक्चरर्स और जिनकी बदमाशियां हैं कि हमारे ये जो है ड्रग कंट्रोलर से अच्छे रिलेशन है, या हमारे एनपीपी में अच्छे रिलेशन है, कोई देख नहीं रहा है इसको, उस पर हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स के थ्रू बिक रही हैं दवाइयाँ, हॉस्पिटल्स में बेच रहे हैं हम लोग, हॉस्पिटल्स के जो फार्मेसी स्टोर है उसमें जाती है, क्योंकि वहाँ रेगुलेटर्स की विजिट बहुत कम होती है हॉस्पिटल्स में। तो वहाँ ये चीजें खप जाती हैं, जो एमआरपी ज्यादा प्रिंटेड होती हैं या और होती है मनमर्जी की दवाइयाँ, वो वहाँ खप जाती है। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल भी जा रहे हैं और कोई खाली कार्टन भी ले आइए, आप देखें कि मेरे से ही फोन पे अगर कोई पूछेगा कि साहब ये मैं लाया हूँ ये देख लें, तो फिर हम जो है उस चीज को हम्म, आगे जो है कर लेंगे, उसकी जो है गुप्ता कार्रवाई साहब, कर एक बार लेंगे एक आप बार। अपना एक बार एनपीपीए की साइट, जहां कंप्लेंट का आप एक सिस्टम बता रहे हैं, वो जी, और आपकी हाँ साइट हाँ का यूआरएल बोल देंगे ताकि हमारे दर्शक ये हाँ। स्वयं कर सके। ये जो है drugscontrol.org है, drugscontrol.org, HTTPS। और जो
करके, और drugscontrol.org। और एनपीपीए का है, वो एनपीपीए की वेबसाइट पे कभी भी जाएंगे तो। और मेरे जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 7597009000, इस पे अगर व्हाट्सएप करेंगे प्रोडक्ट का या मेरे से बात करेंगे, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि उसकी कंप्लेंट को हम एनपीपीए तक लेके जाएंगे और उसका रिड्रेसल करवाएंगे। हमारा समय पूरा हो रहा है, तो अभी हम जो सवाल करेंगे उनका एकदम संक्षिप्त उत्तर हमें चाहिए। गुप्ता साहब, इस पूरी प्रक्रिया में, ये पूरी बातचीत में निकल कर आया कि देश का गरीब लुट रहा है और नेता देख रहे हैं, अफसर मजे कर रहे हैं, अफसर इस लूट में भागीदार हैं। गरीबों को राहत कैसे दिलाई जा सकती है? पोर्टल लॉन्च करके, बहुत संक्षिप्त में। पोर्टल लॉन्च करके, एक डेडिकेटेड पोर्टल लॉन्च करके, और हम बिल्कुल जो है गरीबों को सस्ती दवाइयां सुलभ करा सकते हैं। और दूसरा, जो जनौषधि की जो प्रोक्योरमेंट वाली जो इनकी एक कमेटी है, उसमें इन्होंने आरडीपीएल, आईडीपीएल, जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन्हीं को ले रखा है। उसमें भी ऐसे पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड किए जाएं, मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूड किए जाएं जो जेनरिक दवाइयां बनाते हैं। ओके, सुनील जी, आप कैसे, बहुत संक्षिप्त में मैं क्या ये जानना सुझाव चाह है रहा हूँ कि आपका? जैसे समीर शर्मा जी का इन्होंने नाम लिया था। समीर शर्मा जी की एक कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें गुप्ता जी ने पार्टिसिपेट किया था, और ये मैं समझता हूँ कि ये पोर्टल की चर्चा उसमें आई थी। तो मुझे ये पता लग सकता है या जान सकता हूँ कि मतलब उस पर विचार क्यों नहीं हो पाया होगा गुप्ता जी? मैं नहीं था उसमें, नहीं, इस बारे मेरे समीर में शर्मा गुप्ता से साहब नहीं पर्सनल बता रिलेशन है। पाएंगे क्योंकि गुप्ता साहब अब हाँ, रिटायर हो चुके हैं। खैर, रिटायर हो गया मैं अब 6 हम साल इसको कंक्लूड करते हैं। जी देश जी जी, ठीक है। और देश के गरीब राजनेताओं के भाषणों में सबसे ऊपर रहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हमने जो चर्चा अभी यहाँ की, भारत के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जानकार सीवी गुप्ता साहब और सुनील चतुर्वेदी जी से, उसका कंक्लूजन निकल कर ये आया कि भारत के नेता सिर्फ और सिर्फ लफाजी करते हैं। अगर गरीबों को राहत देनी है तो उन्हें अपनी आईएएस मशीनरी को कंट्रोल करना होगा और इस लूट को रोककर गरीबों को राहत देनी होगी। आपको ये चर्चा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।